मैं कहना चाहूँगी कि महिला दिवस पे सभी महिलाओं का अधिकार है कि वह स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे और सुखी रहे। ये सबसे पहले महिला का एक अधिकार होना चाहिए। महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं, तो हमें सबसे पहले उनको जागरूक करना होगा। जैसे ऑन हाईवे है, ऑफ हाईवे, तो ऑन हाईवे में तो महिलाएं फिर भी जागरूक है, लेकिन ऑफ हाईवे में जब ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वहाँ पर कई अधिकारों से उनको पता भी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा में कहाँ हमारी फैसिलिटी है, उसका भी उनको परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही देखती हूँ कि वहाँ के महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी तो शिक्षा का उनका अभाव होगा, तो उन्हें किसी चीज़ से उनको अवगत नहीं कराया जाएगा। और इसके लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और हर बच्चा जब शिक्षित होगा तभी वो देश का भविष्य बन सकेगा। जैसे महिलाओं के लिए चुनौतियाँ हैं, क्योंकि जब हर महिला तो नौकरी नहीं करती हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके लिए कोई छोटे छोटे स्वरोजगार आए, कौशलता विकास के कोई प्रोग्राम आए, तो उनसे वो कुछ सीखें और अपने घर बैठे कुछ न कुछ कार्य कर सकें, ताकि उनका घर की जो परिस्थिति है वो अच्छी हो सके। कौशलता विकास का मैंने जनजाति महिलाओं के ऊपर ही किया था। करीबन 35 महिलाओं को मैंने सिलाई सिखाई थी और 35 महिलाओं को निःशुल्क मैंने सिलाई मशीन बंटवाई थी। तो वो आज सभी महिलाएं 35 में जाके देखते भी हों तो सभी अपना बैठे बैठे सिलाई कर रही हैं, तो कुछ आमदनी उनके जेब में आती है। उससे खुशी मिलती है कि जैसे हम लगता है कि हमने चलो 1-2 महिलाओं को भी उठाया, तो ऐसा लगता है कि ये 2 महिलाएं आगे और 2 महिलाओं को जोड़ेगी, तो इस तरह से काफ़ी महिलाएं आपस में जुड़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के विभिन्न स्पेशल सेगमेंट हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम आज एक विशेष शख्सियत से जुड़ने जा रहे हैं और इनका परिचय भी उसी रूप में देखा जा रहा है जो लोकसभा चुनाव को लेकर मन्ना लाल जी रावत के नाम से अभी चर्चा की जा रही है। देखिए, प्रत्याशी के रूप में तो मन्ना लाल जी रावत को अभी पार्टी ने यहाँ से लोकसभा सीट के लिए चुना है, लेकिन इनकी धर्मपत्नी रजनी जी पी रावत हमारे साथ इस अवसर को लेकर के जुड़ रही है। इनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या इनकी पहचान है और ये लेखन में किस तरह से रुचि रखते हैं, इसके अलावा इनकी हॉबीज़ से लोगों को किस तरह का लाभ मिल पा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर ये क्या सोचती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन इस अवसर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार जी, और आप सभी को भी महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो मैं कहना चाहूँगी कि महिला दिवस पे सभी महिलाओं का अधिकार है कि वह स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे और सुखी रहे। ये सबसे पहले महिला का एक अधिकार होना चाहिए। तो उससे महिला जब स्वस्थ और सुखी रहेगी तभी आगे की जिम्मेदारी संभाल पाएगी। जी जी। रजनी जी, जिस तरह से एक दिन के लिए इस अवसर को मनाया जाता है और अवसर है तो उसको मनाना भी चाहिए, लेकिन अभी भी जिस तरह के नारी शक्ति के लिए या महिलाओं के लिए जो जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जो संविधान में उनके अधिकार तय किए गए हैं, उन अधिकारों को जो तय किया गया है, आप उनको किस तरह से देखती हैं और क्या कुछ अभी भी बदलाव की ज़रूरत लगती है? जी, अभी भी बदलाव की बहुत ज़रूरत है। जैसे ट्राइबल एरिया में है तो यहाँ पर महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं, तो हमें सबसे पहले उनको जागरूक करना होगा। जैसे ऑन हाईवे है, ऑफ हाईवे, तो ऑन हाईवे में तो महिलाएं फिर भी जागरूक है, लेकिन ऑफ हाईवे में जब ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वहाँ पर कई अधिकारों से उनको पता भी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा में कहाँ हमारी फैसिलिटी है, तो हमें अधिकारों के प्रति जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। आदिवासी इलाके में क्या क्या ज़रूरतें देखती हैं और किस तरह से उनको पूरी की जा सकती है? सबसे पहले तो मैं यही देखती हूँ कि वहाँ के महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी तो शिक्षा का उनका अभाव होगा, तो उन्हें किसी चीज़ से उनको अवगत नहीं कराया जाएगा। और इसके लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और हर बच्चा जब शिक्षित होगा तभी वो देश का भविष्य बन सकेगा। जी जी। और उनकी मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इसके लिए शिक्षित होना सबसे बड़ा ज़रूरी है। महिलाओं के लिए जो संविधान में जो अधिकार बनाए गए हैं, सरकार के जो प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज भी जिस तरह से युवा खासकर महिलाओं के लिए चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? जैसे महिलाओं के लिए चुनौतियां हैं, क्योंकि जब हर महिला तो नौकरी नहीं करती हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके लिए कोई छोटे छोटे स्वरोजगार आए, कौशलता विकास के कोई प्रोग्राम आए, तो उनसे वो कुछ सीखें और अपने घर बैठे कुछ न कुछ कार्य कर सकें, ताकि उनका घर की जो परिस्थिति है वो अच्छी हो सके। जी जी जी।
रोजगार से भी, उनको स्वरोजगार से जी, मैंने यहाँ पर बलीचा में एक प्रोग्राम कराया था कौशलता विकास का। मैंने जनजाति महिलाओं के ऊपर ही किया था। करीबन 35 महिलाओं को मैंने सिलाई सिखाई थी और 35 महिलाओं को निःशुल्क मैंने सिलाई मशीन बंटवाई थी। तो वो आज सभी महिलाएं 35 में जाके देखते भी हों तो सभी अपना बैठे बैठे सिलाई कर रही हैं, तो कुछ आमदनी उनके जेब में आती है उससे। जी जी जी, तो कितनी खुशी मिलती है इस तरह के सामाजिक सरोकार करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है? इतनी खुशी मिलती है कि जैसे हम लगता है कि हमने चलो 1-2 महिलाओं को भी उठाया तो ऐसा लगता है कि ये 2 महिलाएं आगे और 2 महिलाओं को जोड़ेगी तो इस तरह से काफ़ी महिलाएं आपस में जुड़ पाएंगी। जी जी जी। रजनी जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं आदिवासी इलाके में रोजगार की और एजुकेशन की बात आपने बताई, लेकिन रोजगार को अगर हम करें तो हमने कोरोना के दौरान ऐसी कई एक्टिविटी देखी जो हमारे खुद के जो पुश्तैनी व्यवसाय थे वो एक बार पुनः जीवित हुए हैं। ऐसे में आदिवासी इलाका में ऐसी क्या क्या एक्टिविटी हम स्वरोजगार से या हम जो अपना पुश्तैनी व्यवसाय है उसके ज़रिए भी जोड़कर बढ़ावा दे सकते हैं? जैसे अभी कोरोना काल में काफ़ी लोगों की चला ही गया था एक रोज़गार। तो जैसे हम हमारी खेती करते हैं तो उसमें छोटी छोटी फसल उगाते हैं, मिर्ची है, धनिया है, उसको हम घर में ही पीस लें, उसको फिर वापस उसको अपने घर से ही उसको बिजनेस छोटा मोटा शुरू कर सकते हैं, पैकिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं। दालें हैं, ऐसे घर पे दालें बना सकते हैं आराम से, मिर्च मसाले हैं और कुछ ऐसी पौधे हैं जिनसे महिलाओं को पता ही नहीं कि उससे, जैसे गुंदे हैं, गुंदों की आराम से अचार बन सकता है। उसके जो फूल हैं, फूल से भी सब्जी बनती है। जी जी। जो कहीं पता ही नहीं है कि उस अपन घर बैठे ही अपने पास इतनी वनस्पति है कि हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उससे अपन भी अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिशनल फूड है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा मिलना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये आदिवासी इलाका है जिसमें ऐसी कई वस्तुएं हैं, ऐसे कई पुश्तैनी व्यवसाय है जिनको बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसा कि आपने जिक्र किया, कुंडे का अचार है, इनकी सब्जी है और उसके अलावा यहाँ की जो पुश्तैनी व्यवसाय है उसको हम रेसिपी के ज़रिए भी बढ़ावा दे सकते हैं। अब बात जब रेसिपी की चली है और खाने पीने की चली तो हम आप ही के बात पर आ जाते हैं। एक YouTube चैनल आप भी चला रहे हैं और क्या तो उसका नाम है और क्या क्या बनाया जाता है, किस तरह से बनता है, कौन लोग उसको पसंद करते हैं? क्या ऐसे भी तो नहीं है कि यहाँ आकर लाइन लगा देते हैं, नहीं ये तो रेसिपी हमको चाहिए ही चाहिए? मेरा YouTube चैनल का नाम है उदयपुरी रसोई। तो उसमें पारंपरिक जो व्यंजन है वो मैं बनाती हूँ, बिल्कुल ठेठ गांव में जाके भी। जैसे हमारा ससुराल है प्रतापगढ़ में, तो बिल्कुल चूल्हे पे जाके, हमारा अभी भी आज भी वहाँ गैस चूल्हा नहीं जलता है, बिल्कुल लकड़ी से चूल्हा जलता है, उस पर मैं आराम से खाना वाना बनाती हूँ। जैसे खाकरे के पत्ते पे ढोकले बनाना और महुए की सब्जी, चाय बनाती हूँ, उसके ढोकले बनाती हूँ। और ऐसी कई हैं सब्जियां जो अपना हमारे घर पे ही उगती हैं, वही मैं अपनी ट्रेडिशनल बिल्कुल उस तरह से बनाती हूँ मैं सारी। और मैंने करीबन 250 रेसिपी मेरे YouTube चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ। इसका कैसे आइडिया आया दिमाग में? ये आइडिया मुझे कोरोना काल में ही आया था। तो कोरोना काल में जैसे सब चीज़ बंद हो गई थी और इनहाइजीनिक था कहीं बाहर जाना, ये तो बच्चों को मैंने सोचा कि बच्चों को एक चीज़ सिखानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की दुनिया में जैसे अपन जा रहे हैं तो बच्चे भागदौड़ की ज़िंदगी में कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो यही टाइम है बच्चों को कुछ सिखाना और उनको अपनी चीज़ से अवगत कराना कि हमें हर चीज़ आनी चाहिए। यही नहीं कि पढ़ाई, अपना जो है अपना बेसिक चीज़ उसको उनको आनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना घर में ही ऐसे व्यंजन बनाए जाएं, बच्चे उससे सीखने को भी मिले बच्चों को, और हम दूसरों को भी इस चैनल के माध्यम से सिखा सकें। चलिए, तो इस रेसिपी की एक दिन हम भी रिपोर्टिंग के ज़रिए ट्राई करेंगे किस तरह से ये तैयार होती है, किस तरह से घर के लोग इसका स्वाद लेते हैं और पड़ोस के लोगों की क्या रहती है इसके प्रति। पड़ोस के लोग तो कहते हैं कि जैसे मैं कई बार बनाती हूँ मेरी ट्रेडिशनल चीज़ें, तो रजनी तू बनाए ना तो मुझे ज़रूर एक बार ज़रूर टेस्ट कराना। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस दिन भी बना मुझे आसपास में मैं देने ज़रूर जाती हूँ और खिलाने ज़रूर जाती हूँ। तो आते हैं कि जैसे मेरी खुद की मैंने लॉन में लेमन ग्रास उगा रखी, तो उनको मैं चाय पिलाती हूँ, महुए की चाय है, ढोकले हैं। तो कई ये जानते हैं कि दलिया बनाती हूँ, तो कहते हैं विशेषकर दलिया तो हमें ज़रूर खिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रजनी से हम ये मुलाकात कर रहे हैं और लोकसभा के प्रत्याशी मन्नालाल जी रावत की आप धर्मपत्नी हैं। जिस तरह का टैलेंट महिलाओं में होना चाहिए, खासकर आदिवासी इलाके से आप आती हैं और ऐसे में जब सोशल मीडिया से आपका अटैचमेंट हो जाता है तो महिलाओं के लिए यह एक बहुत अच्छा सराहनीय काम भी हो सकता है। एक नेक काम जब इस तरह का करते हैं तो इससे आदिवासी इलाके की महिलाओं को जन जागृति के लिए भी आगे लाया जा सकता है। जब ये इस तरह का आप चैनल चलाती हैं और रेसिपी की बात होती है तो आपके गृह क्षेत्र में किस तरह की बात होती है? जैसा कि पियर तो आपका ऋषभ देव है। मेरा पियर ऋषभ देव से 15 किलोमीटर दूर है, महुआड़ा गांव है कल्याणपुर के पास में। मेरा मायका
मैं यहीं की रहने वाली हूँ। जी जी जी। कैसा मैसेज जाता है कि लोग कुछ कहते हैं कि रजनी जी इस तरह का वो जब भी मैं गांव में जाती हूँ, अरे इन दीदी, ये तो अपने ही दीदी हैं जो हम अपने यही पास में रहते हैं, तो कहते हैं अरे ये अपन ने देखा ही नहीं कब यूट्यूब चैनल चलाते हैं ये यूँ। जी जी जी। हाँ। तो अब महिलाओं के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे देखती हैं आप, रोजगार की दृष्टि से कैसा देखती हैं? रोजगार की दृष्टि से मैं देखती हूँ कि महिलाएं, इसमें काफ़ी स्कोप है कि आप अपने घर बैठे जैसे ग्वार फली है उसको सुखा के उसको पैकिंग किया जाए। मैंने ऐसा अपना यूट्यूब चैनल पे बताया भी, भिंडी है जो सुखा के कैसे पैकिंग करना है। अचार के बारे में भी मैंने कई, दालों को कैसे सुरक्षित रखना है, लहसुन को कैसे 1 साल तक स्टोर करना है, जैसे आप स्टोर करके आप उसको मार्केट में भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे मैंने हर चीज़, कई चीज़ें बता रखी तो हैं। आप रजनी जी की रेसिपी से कुछ आमदनी होने लगी? अभी तो मैंने ये शुरू नहीं किया, अभी तो मैंने अपने तक ही सीमित रखा है। अभी मेरे मित्रगण हैं हमारे समाज में, उनको जरूर मैं टेस्ट कराती रहती हूँ मौकों पर। तो क्या कुछ एजेंडा बना रखा भविष्य में, कुछ बहुत कुछ करने का है इस तरह? हाँ, अभी सोचा जरूर है, तो उस पर अब करेंगे कार्य थोड़ा ये। आपके पतिदेव हैं, वो इस रेसिपी को किस तरह से तारीफ करते हैं, क्या कहते हैं, फीडबैक क्या रहता है? रेसिपी में कभी कभी आते हैं, वो भी उनके भी कई उन्होंने वीडियो डाल रखे हैं, मेरे साथ किचन में काफ़ी सहयोग करते हैं, बच्चे भी करते हैं। एक घर के सारे काम सिस्टमेटिक चल रहे होते हैं और अचानक से ये एक बात आती है कि आपको लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में रजनी जी चौंक जाती है या फिर घर का जो सारा वातावरण है अब तो सारा बदलता हुआ भी देख रहे हैं, क्या देखती हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को? ये तो हम तो घटनाक्रम ही कहेंगे। जी जी। क्या कहते हैं? एक बार तो ये चौंकाने वाली बात ही थी, क्योंकि हम गांव से आ ही रहे थे, एकदम से सब फोन आया, क्योंकि इसका हमें लगा नहीं था, एकदम से फोन आया कि आपको टिकट मिला है। तो चौंकाने वाली बात तो जरूर थी, लेकिन जब मोदी सरकार ने हमें इसका अवसर दिया है तो जनता की सेवा करने का, तो ये जरूर साहब को करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। जी जी। तो अब आप किस तरह से उनको सहयोग कर रही हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल रहता ही रहता है। जी जी। और आने वाले समय में इसको किस तरह से देखती हैं? क्या अभी तो घर घर भी प्रचार करने के लिए जाना पड़ेगा? जी जी। आह्वान करना पड़ेगा, क्या कहते हैं आप? तो हम तो उनके साथ ही हैं, जब भी कहेंगे हम उनके साथ चलेंगे। हमारे आसपास की महिलाएं तो अभी से कहने लगी हैं कि आप जब कहेंगे अपन सब साथ चलेंगे, हम आपके साथ हैं, तो पूरा सहयोग रहता है। तो राजकीय सेवा में थे तो उनका जो अनुभव है लोगों तक जाएगा। मेरा तो यही मानना है कि जो हमने सीखा है और हम जो दूसरे लोगों से सीख रहे हैं, तो हम उसका ज्ञान आपस में बांटेंगे। जी जी। अब थोड़ा सा आप अपने पतिदेव के बारे में बताइए, क्योंकि हमने सुना है वे भी काफ़ी पब्लिक अटैचमेंट रखते हैं, उसके अलावा कुछ बच्चों को पढ़ाने की उनकी एक्टिविटी भी देखी जाती है। उन्होंने एमए भी किया है, कई सारी चीज़ें हैं, क्या कहते हैं? मेरे पतिदेव प्रतापगढ़ जिले से हैं और हम एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, बिल्कुल ठेठ से, जहाँ पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। एक मेरे जेठ जी थे, बस वही हमारे पूरे गांव में पढ़े लिखे थे। और महिलाओं में तो मैं पहली पढ़ी लिखी हमारे गांव में गई थी। हमारी लाइटें भी करीबन, अभी लाइट भी गांव में 4-5 साल पहले ही आई है। तो हम यहाँ शहर में आए हैं, तो हम यहाँ पर बच्चों को, जो जनजाति बच्चे हैं, हमने पिछले साल ही बैच आरएस का शुरू किया था। हम निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते थे, तो उसमें से 21 बच्चों में से हमारे 20 बच्चे हम दोनों मिलकर पढ़ाते थे। 20 बच्चे निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा में वह जा चुके हैं। और हम हर संडे जाते हैं, संडे में जाके और मैं बाकायदा वहाँ पर क्लास लेती हूँ बच्चों को, जो भी बच्चे हैं 10th और 12 के। खुशी होती है ये सब बच्चे जब पढ़ते हैं, कितना उनको लाभ मिलता है और क्या इसके लिए कोई शुल्क रखा जाता है? ये सारे निःशुल्क सुविधा? ये सभी निःशुल्क है। और मैंने तो एट ए टाइम यहाँ पर 8 बच्चे भी रखे हुए थे, मेरे गांव के ही थे, ताकि उनको यहाँ पर रहने की समस्या ना आए। तो मैंने कहा तुम आके रहो, तुम्हें जब भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर रहो, बिल्कुल निःशुल्क है ये, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। जी जी जी। तो देखिए, बिल्कुल सामान्य से परिवार से, और हमारा इसी तरह से एक निःशुल्क विद्यालय भी चलता है हमारा दरियाबाद में। हम 3 लोग मिलकर चलाते हैं, वहाँ पर 50 बच्चे हैं, बिल्कुल निःशुल्क 5वीं तक है, तो हम उनको बिल्कुल निःशुल्क हर चीज़, ताकि उसके बाद हम उनको एग्ज़ाम दिलाते हैं, कहीं पे प्रतिभावान हॉस्टल में चले जाएं, तो हमारे 50 बच्चे स्कूल भी चलता है। कितने क्लास तक बच्चे? 5वीं तक क्लास के बच्चे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, जनजाति बच्चे ही सारे पढ़ते हैं वहाँ पर। ये क्यों करना पड़ा? ये हमें करना पड़ा कि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, तो हमें लगा कि ये करना बहुत ज़रूरी है, जनजाति क्षेत्र में विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए कि हमें हर चीज़ में, हमारी घर के मूल्य हैं,
इनके रीति रिवाज हैं उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे संस्कार हैं वही हमारे काम आते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं ये कहना चाहूँगी उसके प्रति इतना आकर्षित न हो जाए कि हम अपने जीवन से भटक जाएं। तो हमें हर चीज़ से, अपने बेसिक संस्कृति से, हर चीज़ से हमें जुड़े रहना चाहिए। आपने कई सारी जानकारियां साझा की है जी। बहनों के लिए, खासकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या तो रेसिपी है और क्या मैसेज समाज के लिए है? मेरी रेसिपी तो बस यही रहेगी कि अपनी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसी को बनाएं और घर के बच्चों को कहीं ना कहीं अपने संस्कृति से जुड़ाव कराएं और अपनी धरातल से जुड़े रहें। तो ये सबसे ज़रूरी है, हर महिला को धरातल से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। तो रजनी जी से आगे भी इसी तरह से बात होती रहेगी, लेकिन चुनाव का वक्त है और धीरे धीरे ये व्यस्तता बढ़ने वाली है। पूरे इंटरव्यू को लेकर के रजनी जी के बारे में क्या सोचते हैं, इनके परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपकी क्या सोच है? जैसा कि लड़कियों के लिए आपने एक ही बात कही है कि अपना जो बेसिक बैकग्राउंड है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो मूल अधिकार है, जो मूल संस्कार है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इससे समाज और परिवार दोनों ही स्वस्थ रह सकेंगे, वहीं एक करियर का अच्छे से निर्माण भी हो सकेगा। आज आपने वक्त दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से बात होती रहेगी आपसे। जी नमस्कार, धन्यवाद।